सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। शुरू में मैं थोड़ा बहुत थ्योरी बतला दूंगा, उसके बाद मैं उसके प्रैक्टिकल एक आध दो क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। पहली बात तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ inflows and outflows of cash and cash equivalent, है ना। मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखलाता है ना। ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है ना। तो जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू AS3 माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट मीन्स short term highly liquid securities that can be converted into cash within a period of 3 months normally। मतलब ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं जिनको अपन 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैश इक्विवेलेंट मींस शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज दैट आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना। रेडिली कन्वर्टेड का मतलब है जिनको आज चाहें तो आज जाके कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में सपोज दैट बैंक की फिक्स डिपॉजिट रखी हुई है, FD रखी हुई है, या पोस्ट ऑफिस की NSC रखी हुई है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रखा हुआ है ना। हम चाहें तो आज जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट को सरेंडर कर देंगे और पैसा लेके आ जाएंगे, है ना। ठीक। तो इसको क्या कहेंगे? कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली कंपनीज के केस में बनाना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कानूनी ज़रूरत होती है। नहीं तो नॉर्मली बेसिकली है नहीं ये कुछ अलग से। जैसे अपन कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट में भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ही लिखते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी रिसीट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड में पूरे के पूरे पेमेंट्स लिखते हैं। लेकिन वही चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी लिखी जाती हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाया जाता है और इसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है ना। देखो, इसके बाद में नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब अपन बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय डिवाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। ठीक। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिजनेस एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना। ठीक। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जो एक्टिविटीज बिजनेस के ऑपरेशंस से रिलेटेड होती है ना। मतलब व्यापार को चलाने से रिलेटेड होती है। जैसे अगर मैं बोलूं हम कैश सेल्स करते हैं, पैसे आते हैं, है ना। अगर हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, उधार में बिक्री कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? डेटर होंगे, तो डेटर से कलेक्शन होगा तो पैसे आएंगे, है ना। ठीक। इसी प्रकार से कैश परचेज करते हैं तो पैसे जाते हैं, है ना। अगर हम उधार में परचेज करते हैं, मतलब क्रेडिट परचेज करते हैं, तो हम बाद में क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे, है ना। इनफ्लो का मतलब कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और आउटफ्लो का मतलब आपका कैश परचेज या पेमेंट्स टू सप्लायर्स या क्रेडिटर्स, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम, ये सब बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही आते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं। रेंट है, इंश्योरेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है, सैलरी है ना, ऑफिस एक्सपेंस है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये सब का पेमेंट जो है आउटफ्लो ऑफ कैश है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही आता है ना। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग किसी भी प्रकार की इनकम, है ना। ठीक। तो वो भी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगी। समझ में आ गई ना बात? ठीक।
सेकेंड वन होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। जैसे हमने फिक्स एसेट्स बेची, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, पैसे आए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, पैसे गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन इन्वेस्टमेंट्स पर हम इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हैं। यदि हमने कोई फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। अगर शेयर्स रखे हुए हैं तो हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ये बात तो सब लोगों को मालूम है कि शेयर्स पर हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक। और डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है, या तो ये सब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। चूंकि इंटरेस्ट या डिविडेंड जो रिसीव होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आता है, ठीक है ना। थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है एक्टिविटीज विच अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म बारोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। लॉन्ग टर्म बारोइंग, है ना, मतलब जो लॉन्ग टर्म बारोइंग को इफेक्ट करती हैं उनको क्या कहेंगे अपन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे अगर मैं बोलूं कि शेयर्स इशू किए, पैसे आए, सबको मालूम है ना, ठीक। या शेयर, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, हमने इशू किए पब्लिक को, तो कंपनी के पास तो पैसे आए ना, और लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है कहने का मतलब है शेयर्स इशू करने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि अपने को 2-5 साल में शेयर होल्डर को पैसे लौटाने हैं, है ना, ठीक। लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर रही है। इसी प्रकार से रेडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का रेडम्पशन मतलब पेमेंट करते हैं, पैसे जाते हैं, है ना, ठीक। लॉन्ग टर्म लोन्स अगर इशू करते हैं तो पैसे आते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म लोन्स जो है हम रिडीम करते हैं मतलब पेमेंट करते हैं तो पैसे जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट, है ना, ये भी क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्यों, क्योंकि हम जो डिवेंचर्स इशू करते हैं नॉर्मली उन पर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, और जो शेयर्स इशू करते हैं उस पर डिविडेंड का पेमेंट करते हैं। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट ये कौन सी एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, नॉर्मल एंटरप्राइज के लिए इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। हालांकि इसके बाद में मैं जब फॉर्मेट बताऊंगा तो उसमें ये सब चीजें तुम लोगों को लिखूंगा भी, ठीक है ना। तो ये थी तीनों प्रकार की एक्टिविटीज, ठीक है ना। इसके बाद में कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अपन सीखेंगे। बेसिकली 2 मेथड्स होती है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फर्स्ट होती है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि उसको हिंदी में कहा जाता है, और इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी तुम लोगों को, ठीक है ना, इसीलिए मैंने अभी यहाँ इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा हूँ, ठीक। तो ये थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जो मेन इंफॉर्मेशंस जो मैंने तुम लोगों के साथ में डिस्कस करी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो 2 मेथड से बनाया जाता है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दे रहा हूँ तुम लोगों को 1 मिनट के अंदर, जिससे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो जाएगा वो चीज़, ठीक है ना। देखो, लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण। क्या कहा जाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण, ठीक है ना। तो लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय उस विवरण से है जिसमें रोकड़ के आगमन, इनफ्लोज एवं निर्गमन को दिखलाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रोकड़ का मतलब क्या है, तो यहाँ पे रोकड़ मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य,
कैश इक्विवेलेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? रोकड़ समतुल्य। यहाँ रोकड़ समतुल्य से आशय उन प्रतिभूतियों से है जिनको नॉर्मली हम 3 महीने के अंदर रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह विवरण को मुख्य रूप से 3 एक्टिविटीज मतलब आपका 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ऑपरेटिंग। दूसरा होता है विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा होता है फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। क्या? वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ठीक है ना। और लास्ट में जो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाएगा वो 2 मेथड से बनाया जाता है, 2 विधियों से बनाया जाता है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। इसके बाद में मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा पहले कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ओके, देखो इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड, है ना। मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की 2 मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है उसका एक फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है पूरा का पूरा। मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी है ना, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में अगर बात करोगे बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा आती है, जो कि इसके बाद में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं है, कैश कहाँ से आया और कहाँ गया, आया तो प्लस गया तो माइनस, ठीक है ना। मैंने तुम लोगों को इसके पहले बता चुका हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने में एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना। तुम लोगों को क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी जो है, कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, है ना। जैसे अगर कैश सेल्स दिया हुआ है तो तुमको मालूम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर परचेज ऑफ लैंड दिया हुआ है या परचेज ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है तो तुमको मालूम होना चाहिए कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अभी मैंने बताया भी था तुम लोगों को, कैश सेल्स पैसे आए, है ना। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन जो फॉर्मेट में बेसिकली 2 कॉलम बनाते हैं, एक टोटल अमाउंट का और उसके बाद में इनका जो भी, है ना, इनका जो भी समेशन आएगा माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको अपन नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, है ना। तो देखो शुरुआत में मैंने ये पूरे जो है टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिखे हैं और इसके बाद में फाइनली जो भी अमाउंट आएगा उसको अपन नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक। जैसे क्वेश्चन में दिया है कैश सेल्स, है ना, कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम लोगों को। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पैसे आ रहे हैं, है ना। कैश परचेज, तो पैसे जा रहे हैं ना, जा रहे हैं तो मैंने हमेशा ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। जो आउटफ्लो ऑफ कैश है उसको अपन काय में डिनोट करेंगे, देखो ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। मतलब जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इसको माइनस करेंगे और जो प्लस वाले अमाउंट है जिनमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, जिनमें ब्रैकेट लगा हुआ है वो माइनस वाले अमाउंट है, ठीक। तो कैश परचेज पैसे जा रहे हैं, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स ये भी पैसे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेल्स एक्सपेंस है ना, सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो इन सब के पेमेंट को भी अपन कहाँ लिखेंगे, यहीं पे। पहले तो अपन टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिख लिए, उसके बाद में इसका जो भी आया अमाउंट फाइनल, है ना, मतलब इन दोनों को जोड़े और इनको घटाए, लेस किए, ठीक है ना, फाइनल अमाउंट आया। उसमें से ध्यान रखना है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स का पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, हमेशा याद रखना, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड हो, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स के पेमेंट को डायरेक्ट ये आपका घटाएंगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक। तो फाइनली अमाउंट आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। बुक्स में इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट भी दिया रहता है। कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब ऐसे आइटम्स जो कभी कभार आते हैं,
जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया है ना, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ गया, उसमें अगर लॉस हुआ है तो उसको अपन माइनस कर देंगे, और अगर उसका कोई कंपनसेशन मिला है, रिलीफ फंड से रिलीफ मिली है ना, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिला है या कंपनसेशन मिला है, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के ट्रीटमेंट में होता है, क्वेश्चन में नॉर्मली आता नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इनकम टैक्स का पेमेंट घटाए तो ये आ गया फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। और इसके बाद में इसको फाइनल कॉलम में लिख दिए, मतलब नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिए, ठीक। सेकेंड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये भी तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स मैंने बताया है ना, पैसे आ रहे हैं तो प्लस लिखे, और परचेज कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं तो माइनस लिखे, ठीक है ना। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव मैंने बताया अभी तुम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसका नेट अमाउंट अपन ने मेन कॉलम में लिख दिया, ये मेन कॉलम हो गया नेट अमाउंट वाला, ठीक है ना। और इसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मैंने अभी बताया तुम लोगों को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस को लॉन्ग रन में इफेक्ट करती है ना। जैसे शेयर्स इशू करे या डिवेंचर्स इशू किए आपने, है ना, या लॉन्ग टर्म लोन्स लिया बैंक से। अगर सपोज दैट हमने 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, तो पैसे आए हैं ना, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने, है ना, ठीक। इशू ऑफ शेयर्स को इशू किए तो पैसे आए, डिवेंचर्स को इशू किए तो भी पैसे आए, ठीक है ना। रेडम्पशन का मतलब क्या होता है, पेमेंट। तो प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स का रेडम्पशन करते हैं तो पैसे जाते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक। और इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट किया है तो मैंने बताया कि पैसे जाएंगे तो ये काहे में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया इन्वेस्टिंग, पेमेंट किया है तो फाइनेंसिंग, ठीक है ना। और इसका भी फाइनल अमाउंट लिख दिया। देखो इसके बाद में बोर्ड में यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो मैंने बाकी का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्या करेंगे कि पहले मेन लाइन में ले आए ये फिगर, ठीक है ना। इसके बाद में इनका टोटल किए, जो भी आया, अगर माइनस है तो घटाए, प्लस है तो जोड़े। उसके बाद में टोटल फिगर को नेट अमाउंट वाले कॉलम में अपन ने लिख लिया। समझ में आई ना बात, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे भी ये लगा लिया, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपन ने क्या किया, इनका सबका नेट टोटल अमाउंट लिखा है यहाँ पे। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दिया। तुम लोगों को क्वेश्चन में ऑलवेज दिया रहेगा ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, है ना। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दिया तो फाइनली क्या आ गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। देखो नॉर्मली अगर क्वेश्चन में तुमको बैलेंस शीट दी हुई है तो ओपनिंग कैश भी दिया रहता है और क्लोजिंग कैश भी दिया रहता है। तो क्लोजिंग कैश तुम्हारा आंसर होता है, आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन उसको अपने को क्या है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में एक्टिविटीज वाइज जमाना है। यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। तो ये जो है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो मैंने तुम लोगों को नॉर्मल फॉर्मेट बता दिया, है ना। अब जब क्वेश्चंस अपन करेंगे तो उसमें बस उसी से रिलेटेड, डायरेक्ट मेथड में तो नॉर्मली नहीं आता है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं तो आप निकालो, या क्रेडिटर्स को पेमेंट निकालो, या कैश सेल्स का फिगर निकालो, है ना, ठीक। इसी प्रकार से फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स कितना बेचा है, सेल्स का फिगर या परचेज का फिगर फिक्स एसेट अकाउंट बना के अपन निकाल सकते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन में बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। देखो एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं तुम लोगों को, इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ में कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट जो है केवल चेंज होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, पूरा फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पूरा फॉर्मेट मैं बोल रहा हूँ चेंज हो जाता है। वो फॉर्मेट इसके बाद में मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा बतलाऊंगा और इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है ये भी बतलाऊंगा, ठीक है ना। किस कंडीशन में इनडायरेक्ट मेथड से अपन सॉल्व करेंगे ये भी बतलाऊंगा। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पूरा फॉर्मेट जो है वो सेम रहता है ना। अपने को फाइनली जब अपन इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट जो मैं बताऊंगा अभी वो तुम लोगों को फॉलो करना है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट यही रहेगा, तो मतलब ऑपरेटिंग का आंसर चेंज होगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इसी प्रकार से लिखेंगे और फाइनली ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसमें भी जोड़ेंगे तो फाइनली आंसर आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो इसके बाद में मैं तुम लोगों को बताऊंगा इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस प्रकार से निकाली जाती है। समझ में आ गई ना बात, ठीक। उसके पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में बतला दे रहा हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक। तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत नगद विक्रय, ठीक। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, देनदारों से प्राप्ति, क्या देनदारों से प्राप्ति, ठीक है ना। नगद क्रय, क्रेडिटर्स को पेमेंट, मतलब इसको बोलेंगे अपन लेनदारों को भुगतान, क्या बोलेंगे लेनदारों को भुगतान। और इसी प्रकार से संचालन व्ययों का भुगतान जैसे वेतन बीमा आदि, ठीक है ना। आयकर भुगतान, ठीक। तो ये आ गया आपका मेन लाइन में ले आए संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ठीक। ये है विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ठीक। उसमें स्थायी संपत्ति या विनियोग का विक्रय पैसे आए, स्थायी संपत्ति या विनियोग का क्रय पैसे गए, ठीक है ना। ब्याज या लाभांश प्राप्त, विनियोग आपका विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में आएगा। और इसी प्रकार से जब वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, है ना। इसमें आपका अंशों का निर्गमन या ऋण पत्रों का निर्गमन या दीर्घकालीन लोन्स लिए है ना, दीर्घकालीन ऋण, ठीक है ना। पूर्वाधिकार अंशों या डिबेंचर्स का भुगतान, रिडम्पशन मतलब भुगतान, ब्याज या लाभांश प्राप्त, ठीक है ना। इसके बाद में इसको टोटल किया, इसमें अपन ने प्रारंभिक रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य जोड़ा, प्रारंभिक रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, तो आ गया अंतिम रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, ठीक है ना। ये फॉर्मेट मैंने हिंदी में भी तुम लोगों को बता दिया, लिखना हो तो हिंदी टर्म्स इसके आगे लिख लेना, उससे क्या होगा कि बाकी की चीज़ें तो देखो लगभग समझ में आ जाती है, कभी कभी टर्म्स में ही प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ें मैं तुम लोगों को अलग से बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में मैं बताऊंगा तुम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक।